हेलो वेलकम बैक। आज का मेरा जो टॉपिक है वो KCL और KVL से रिलेटेड है। KCL करना है चूँकि हमको यहाँ पे नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस पढ़ना है, तो KCL KVL हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। फिर इसी में हम देखेंगे स्टार डेल्टा का कन्वर्जन भी। तो सबसे पहले हम बात करें KCL। देखिए पहले नाम से चलते हैं। KCL नाम ही कह रहा है, इसका मतलब है कि किरचॉफ्स C फॉर करेंट, लॉ ऑफ L फॉर लॉ। समझिएगा, जब वर्ड KCL बोल रहे हैं ना, इसका मतलब जरूर यहाँ पे बातें जो हो रही है वो किसके रिगार्डिंग होगी? करंट के रिगार्डिंग, है ना। बातें किसकी रिगार्डिंग होगी? करंट के रिगार्डिंग। ये चीज ध्यान रखना है, KCL किसके लिए रिगार्डिंग होगी? हमेशा करंट के रिगार्डिंग होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ एक बार, तो क्या कहता है KCL? समझिएगा, KCL कहता है एट एनी नोड, बात रहेगी नोड की। चलिए मैं चर्चा करता हूँ। एट एनी नोड द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0। किसी नोड पर करंट का टोटल अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा। किसी नोड पर करंट का टोटल अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा। आइए मैं देखता हूं क्या इसका मतलब है, या फिर इसको दूसरे तरीके से और बोलने का तरीका बोला गया, एट एनी नोड, फिर नोड आ गया, ठीक है ना। एट एनी नोड द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसी को दूसरी भाषा में बोला गया कि किसी नोड पर टोटल आने वाला करंट टोटल जाने वाले करंट के बराबर होता है। और सिंपल वे में समझिए, मैं इसको तो सिखाऊंगा ही, पर सिंपल वे में समझिए, होना भी चाहिए। अगर यहाँ से पानी सपोज दैट 4 लीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि यहाँ से जाने के लिए यहाँ 3 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? जब 4 आ रहा है तो आगे भी 4 ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि करंट भी 4 आ रहा है तो 4 ही जाएगा, ऐसा नहीं कि 3 हो जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ वो बात अलग है कि रास्ता अलग और होता है, एक इधर चला जाएगा, ये एक बात अलग है। लेकिन अगर 4 आया तो दोनों मिलके, यहाँ 1 जा रहा है तो यहाँ 3, दोनों मिलकर हमेशा कितना हो? 4। या फिर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी जाना चाहिए कितना? 4। यही मतलब होता है। चलिए अब इसको हम सर्किट के थ्रू समझाते हैं, जो कि बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए मैं इसको पहले समझा देता हूँ आपको, है ना। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यानी सबसे पहले मैं बताता हूँ जो स्टेटमेंट कह रहा है, पहले उस चीज को डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे किसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। एक और ले लेता हूं। कह रहा है कि सपोज दैट यहां से आने वाला करंट I1 है, यहां इस सेंटर पे जाने वाला करंट I2 है, यहां से निकलने वाला करंट I3 है, यहां से भी निकलने वाला एक और ब्रांच है, कई ब्रांच से निकल रहा है ना। यहाँ पे मान लीजिए I4 है, और यहाँ से निकलने वाला करंट क्या है जी? I5 है। तो कहता है ये नोड पर मान लीजिए ये आने वाला 2 है, इस नोड तक आने वाला कितना है? 2 ब्रांच से, 2 वायर से सपोज दैट करंट आ रहा है, और निकलने वाला वायर यहाँ से कितना जुड़ा हुआ है? 4। निकलने वाला करंट कितना जुड़ा हुआ है? 4। तो ऐसे कंडीशन में टोटल आने वाला करंट टोटल जाने वाले के बराबर होगा। यही KCL कहता है, और होना भी चाहिए। अगर टोटल मान लो 5 लीटर पानी आ रहा है पर सेकंड, तो 5 लीटर चाहे जितने भागों में बांटो जाएगा तो 5 लीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग वही मतलब होता है। तो अब समझिए यहाँ पे मैथमेटिकल क्या कह रहा है। पहले वाले के लिए मैथमेटिक्स जो होगा, ये कह रहा है अलजेब्रिक सम। क्या बोला है? सम ऑफ अलजेब्रिक सम, इसका मतलब समझिएगा। और नोड कौन सा है? ये नोड कहलाएगा। आगे हम सर्किट में दिखाएंगे एक्चुअली नोड कहां पे है, पर यहां पे इसको समझिए ये नोड है। तो अलजेब्रिक सम कह रहा है कि I1 प्लस I2, और देखिए अगर इस नोड पर आने वाला को मानते हो प्लस, आने वाले को क्या मानते हो? यहां पे लिख देता हूं मैं इनकमिंग को अगर आप क्या मानोगे? पॉजिटिव, तो जाने वाला क्या होगा? नेगेटिव। अगर इस नोड पर आने वाला पॉजिटिव मानोगे तो जाने वाला को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान दें। तो आउटगोइंग क्या होगा? आउटगोइंग का डायरेक्शन हमेशा क्या लेना है? नेगेटिव। ये भी चीजें आपको दिमाग में रहे कि आने वाले को अगर पॉजिटिव लिए तो जाने वाला का डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि तब तो डायरेक्शन काउंट करना पड़ेगा, जाने वाला का नेगेटिव। अब समझिए I1 प्लस I2, इस नोड पर जाने वाले को हमने किए, मतलब कि यहाँ से आने वाला, सपोज दैट यहाँ पे आने वाला करंट क्या है? हमारा पॉजिटिव, तो जाने वाला क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब इसको अलजेब्रिक सम क्या होगा? अब नेगेटिव में होगा। I3 का डायरेक्शन उल्टा है ना, I1 के तुलना में, माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। यही कहता है कि इस नोड पर
अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, आने वाले को अगर प्लस ले लिया तो जाने वाले को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। तो इस नोड पर टोटल अलजेब्रिक क्या किया हमने, टोटल जाने वाले को लिखा और टोटल आने वाले को लिखा, इस तरीके से हमने कर दिया। तो सबका जिसका जो डायरेक्शन था वो दे दिया, सबका अलजेब्रिक सम 0। अब कोई कहेगा 0 क्यों, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए उसी में क्या आ जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टोटल आने वाला करंट टोटल जाने वाले के बराबर। ऑब्वियसली तो आने वाला, इस नोड पर आने वाला करंट कितना है जी, I1 प्लस I2 बराबर होगा, कह रहा है इक्वल्स टू जाने वाला कौन सा है, ये तीनों करंट है जाने वाला है ना, इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5, I3 प्लस, क्लियर है। तो ये बोला दूसरा स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है समझिए, ये जब ये दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है समझिएगा। तो चीजें तो वही हो गई ना, देखिए इसको और इसको क्या सेम नहीं बोल सकते हैं, इस 0 से इस साइड लेके आओ माइनस वाले, तो सब तो बराबर हो गया ना। तो वही है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। सिंपल सी बात यही फंडा है कि किसी कैनाल से, सिंपल समझो, किसी कैनाल से वाटर जितना आएगा, अगर एक ही रास्ता हो तो टोटल उतना ही चला जाएगा, है ना। अगर 2 रास्ते हैं तो दोनों में बढ़ जाएगा, या कोई पतला कैनाल होगा कोई मोटा होगा तो मोटा वाले में ज्यादा जाएगा, पतले में कम जाएगा, लेकिन अब बटेगा तो उतना ही। अगर 10 आ रहा है तो कहीं 7 गया तो कहीं 3 जाएगा, मतलब तो वही है, वही केसीएल कह रहा है। केसीएल का यही मतलब होता है, ठीक है ना। और मैं इसको और जेन्युइनली चीज़ों को समझा देता हूँ, ये देखिएगा, इसको और जेन्युइन समझा देता हूँ तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। सपोज दैट एक वाटर का कैनाल है जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर का कैनाल है जिससे पानी क्या हो रहा है, आगे की ओर वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर मतलब समझिएगा एक तरीके से करंट, वाटर का फ्लो मतलब करंट समझिएगा। और मान लीजिए इसको 2 समान भागों में हमने अगर बांट दिया, 2 समान भागों में इसके रास्ते को बांट दिया, तो ऑब्वियसली यही वाटर है इधर भी फ्लो करेगा, इधर भी फ्लो करेगा और इधर भी फ्लो करेगा। क्लियर है चीजें, दोनों अगर समान है तो, अगर ये मोटा ज्यादा होता तो यहाँ ज्यादा पानी फ्लो करता है, यहाँ कम होता। तो सिंपल में समझिए, यहाँ भी वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ भी वो फ्लो कर रहा है, तो ये एक तरीके से इसका क्या हो गया, नोड बन गया। ये एक तरीके से इसका नोड बन गया, जंक्शन भी बन गया। हालांकि नोड जंक्शन आगे बताएंगे। देखिए नोड होता है 2 पॉइंट भी अगर बन जाए तो उसको नोड कहते हैं, 2 पॉइंट भी कहीं बन जाए तो उसको नोड कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक पॉइंट जब बने तो उसको जंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे इनको पहले समझिए, उस चीज को बाद में रखेंगे क्योंकि वो कंपटीशन वाला चीज होता है। चलिए यहाँ पे समझिएगा, तो क्या हो गया, अगर कोई कहे यहाँ पे 10 लीटर पर सेकेंड वाटर का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 10 लीटर पर सेकेंड वाटर का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई दोनों का एरिया समान है, ये भी एरिया उतना ही जितना बड़ा एरिया ट्यूब ये है, तो यहाँ 5 लीटर पर सेकेंड जाएगा। तो श्योर है कि अगर 10 में से 5 लीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है तो यहाँ भी कितना जाएगा, 5 लीटर पर सेकेंड। क्लियर है चीजें। ऑब्वियसली अगर आप समझिएगा, ये नॉर्मल तरीका, बहुत बेसिक फंडा से बता रहा हूँ, चीजों को समझना है इसको आपको, है ना, कि 10 लीटर पर सेकंड यहां से कोई चीज आ रहा था, अब 5 लीटर नीचे की ओर चला गया तो ऊपर कितना, इधर कितना जाएगा, 5। तो यही सर्किट में इंप्लीमेंट होगा कि 5 यहां जा रहा था, 10 आ रहा था, तो इधर कितना जाएगा, जब 5 चीजें है ना। तो ये चीजें आपको इंप्लीमेंट भी करने होते हैं, जिसको आप देख रहे हो इसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। तो यही चीजें होती है केसीएल, बाकी कुछ कहता ही नहीं इसमें। हालांकि कहाँ एप्लीकेबल होता है उस पॉइंट को हम लिखा देंगे। पर अब समझिएगा, सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये नोड जो है ये है क्या, ये कहाँ हवा में तार लगा हुआ है, कहीं आ रहा है जा रहा है, ये क्या है, सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है। तो हम इसको पहले अच्छे से सीखेंगे, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट है कहाँ। तो चलिए एक सर्किट से इस पॉइंट को समझते हैं, वहां आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया है, एक सर्किट लिया है। देखिए इसमें यहाँ पे हमने मान लो IS करंट, यहाँ इस बार करंट सोर्स ले लिया जिसका मान है IS, ठीक है ना। IS हमने करंट सोर्स ले लिया, और यहाँ से अगर करंट आया तो सेम करंट जाएगा यहाँ से, और इसको हमने बोला नोड, ये नोड N है, सपोज दैट इसी को हम बोल रहे हैं नोड, ठीक है ना। हालांकि ये भी बन सकता है नोड, ये भी बन सकता है नोड, पर यहाँ तो जितना आएगा उतना ही चला जाएगा। देखो यहाँ अगर 1 एम्पियर आ रहा था, यहाँ तो उतना ही चला जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा के पास हमको सॉल्व करना होता है सर्किट, इसीलिए हम इस पॉइंट को लेते हैं। अभी समझिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ आने वाला करंट क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ तो सीरीज में वही करंट आ रहा है IS, तो एक करंट यहाँ भी बटेगा। देखिए यहाँ जब आएगा तो करंट 2 भागों में बटेगा, एक ये रास्ता रहेगा करंट का जाने का, और दूसरा ये रास्ता, क्योंकि ये भी क्लोज लूप है, ठीक है ना। तो एक करंट का मैं मान लेता हूँ डायरेक्शन है क्या, I2, और नेक्स्ट इसमें जाने वाला करंट का डायरेक्शन इसका मान है क्या,
I3 है ना, इसका I3 है और I1 की जगह पे क्या है हमारा IS है, ठीक है ना, I1 की जगह पे IS है। तो अकॉर्डिंग टू KCL यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू KCL है ना, KCL है ना, किस नोड पे लगा, एट नोड, उस पॉइंट को हमने माना है n पॉइंट पर, बताइए क्या होगा। तो हम कहेंगे यहां से आने वाला सब जाने वाले के बराबर है, देखिए यहां जितना आ रहा है वो जाने वाले के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, IS बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3 के सम के बराबर। क्लियर है, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। यहाँ जितना आएगा, मान लीजिए यहाँ 4 एम्पियर आ रहा है, तो अगर यहाँ 3 जा रहा हो तो यहाँ 1 जा रहा होगा। अगर कोई कहे कोई सर्किट में यहाँ टोटल 10 एम्पियर आ रहा है और यहाँ 2 जा रहा है, तो इधर इधर कितना जाएगा, जो हम श्योर कहेंगे कि यहाँ 8 जा रहा होगा, कि किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू KCL। चीज़ें क्लियर है, ये किसके अकॉर्डिंग टू हो गया, KCL के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आपका बैठ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस यहीं पे इंप्लीमेंट कराता हूँ। कहता है इफ IS इज इक्वल टू 8 एम्पियर, हाँ, नेक्स्ट I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, देन आपसे पूछ देगा व्हाट विल बी I3। क्वेश्चन कह रहा है कि I3 क्या होगा जब ये IS है, ये I2 है, ये देन व्हाट विल बी I3। ऑब्वियसली आप जानते हो नोड पे लगाओगे KCL, आने वाला है टोटल करंट है, देखिए 8 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर कह रहा है इधर की ओर निकल गया, I2 बोल रहा है 5 एम्पियर, हम इधर की ओर निकल गए, तो इधर कितना जाएगा जी, आप सोचो इस नोड से वाटर फ्लो कर रहा है 8, 5 इधर यूनिट चला गया, तो 3 यूनिट किधर जाएगा, इधर। ऑब्वियसली इधर कितना जाएगा जी, 3 यूनिट जाएगा, है ना। ऑब्वियसली तो मैं कह सकता हूँ I3 बराबर कितना हो जाएगा जी, 3 एम्पियर। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, बताइए क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ IS बराबर है I2 प्लस I3। बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इससे बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। KCL KVL तो लोग पढ़ता भी नहीं अब, क्योंकि 10th 12th में भी सब पढ़ लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे हमने रख दिया 8, यहाँ पे रख दिया 5, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा 3, या सबको जोड़ बराबर होना चाहिए, 8 है ये 5 है, तो ऑब्वियसली इसको 8 पूरा होने के लिए राइट हैंड साइड कितना होना पड़ेगा, इसको 3। क्लियर है चीज़ें, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक सर्किट में लेके हम करेंगे सॉल्व, जिससे चीज़ें और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने अभी करंट सोर्स लिया है, इसका मान है 8 एम्पियर, है ना। अभी वोल्टेज सोर्स लेते तो पहले सर्किट को रिड्यूस करना पड़ता, फिर ओम्स लॉ से भागा देते तब करंट निकलता, लेकिन हमने अभी डायरेक्ट करंट ले लिया, ठीक है। क्योंकि आपको सीखना है अभी कि KCL एक्चुअली होता क्या। एक और सर्किट लेता हूँ, उससे फिर आपको ये चीज़ें पता लगेगा कि एक्चुअली ये चीज़ें होगी कैसे। ओके, KCL के अंदर नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 20 वोल्ट का कोई सोर्स है, आपसे कहेगा 20 वोल्ट का कोई सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है जिसमें वोल्टेज ओम है 20 ओम, दूसरा आपका रेजिस्टेंस है जिसमें है आपका 10 ओम, तीसरा है 5 ओम, है ना। इसमें गिवन है आपको एक 20 ओम वाले रजिस्टर में करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, उसके बाद 10 ओम रेजिस्टेंस वाले में करंट दिया है 2 एम्पियर। पूछ रहा है इस वाले करंट में क्या होगा, इसको I3 मान लिया जाए, तो बताइए इस I3 में करंट क्या होगा। क्वेश्चन पहला ये पूछ दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि इसको अगर IS सोर्स करंट मानूं, यहाँ वोल्टेज है, तो बताइए ये सोर्स करंट क्या होगा, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे हम। सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे ये होगी, देखिएगा सॉल्यूशन कैसे इस क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन आई होप आपने समझ लिया होगा क्या कह रहा है। सोर्स भी है, रेजिस्टेंस है अलग अलग, एक करंट दिया हुआ है, दूसरा तीसरा निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो चलो IS निकालना है, तो हम सबसे पहले ये चलो IS अगर निकालना है ना, तो मैं तो एक चीज़ तो कर सकता हूँ, I 20 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस प्लस I 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस प्लस I 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस, सबको जोड़ देंगे तो IS तो निकल जाएगा हमारा, है ना। सबसे पहला चीज़ देखो, ये निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, ये करंट प्लस इसका करंट, है ना। चलिए हम कहेंगे कि चलो ये वाला भी हमको पता है, 20 ओम वाला में 1 एम्पियर दिया हुआ है, इस वाले में भी हमको दिया हुआ है कितना जी, 2 एम्पियर दिया हुआ है। चलो लेकिन तीसरे वाले की अगर चर्चा करूँ तो ये तो अभी पता ही नहीं है, जिसको I3 बोला गया है। जिसको I3 बोला गया है वो अपने को
पता ही नहीं है। अगर ये पता होता तो हमारा IS टोटल करंट भी निकल जाता, IS भी इस सोर्स से कितना करंट निकल रहा है ना, ये भी पता चल जाता, ये भी IS है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात होगी कि यहाँ पे हमारे लिए तो इन्होंने I3 ही नहीं दे रखा, ठीक है ना। जब I3 नहीं दे रखा है तो अब हम ऐसे कंडीशन में इसको कैसे सॉल्व करें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर I3 नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हम एक चीज़ तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। देखिए ये वायर यहाँ है, ये एक्स्ट्रा वायर है, इसको कोई छोटा करना चाहे तो कोई दिक्कत है, हम कहेंगे कर लीजिए ना छोटा, अगर करना है तो करिए। देखिए इसको हम यहाँ से हटा के वायर को यहाँ से डायरेक्ट खींच दिए, देखने वाला तब भी पैरेलल देख सकता था, पर अब मैं अभी दिखा रहा हूँ कि देखिए सब इसके पैरेलल में दिख रहा है। अब कोई कहेगा ये भी वायर बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर ले लीजिए, हम कहेंगे चलो कर लो। ये देखिए इसको भी छोटा करने का कोशिश कर रहा है कोई, तब भी ये पैरेलल में दिख रहा है क्या। अगर इसको ऐसे से भी खींच दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये चाहे तो कोई इसको खींच के हटा के IS को यहाँ से हटा के, देखिएगा IS को यहाँ से हटा के ऐसे नहीं जोड़ सकता है क्या। यही तो IS था उसी तार में, जो बड़ा था उसको छोटा कर लिया। अब देखिए सब वोल्टेज आपस में क्या में है जी, पैरेलल में। तो ये पैरेलल में है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। हर एलिमेंट पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, पैरेलल में चाहे 1000 ब्रांच क्यों ना हो तो पैरेलल में सबका वोल्टेज क्या होता है, समान। क्यों, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में देखिए ये कितना वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट। तो 20 भागा 20 ओम तक करंट सही में 1 ओम आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा जी, 20 वोल्ट। तो हम जान रहे सही में 20 वोल्ट भागा 10 सही में 2 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ भी देखिए कितना है जी इसके क्रॉस वोल्टेज, 20 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 5। तो यहाँ पे कहता है ये वोल्टेज है 20, रेजिस्टेंस इस एलिमेंट में कितना है, 5। तो वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस ही क्या होता है जी, उस ब्रांच का करंट। तो इसी को ना I3 बोल देंगे, बोलिए इसी को ना I3 बोल देंगे। कितना सिंपल है ना। ये निकालने के लिए बोला था IS, हमको IS निकालना तभी संभव था जब 5 ओम अक्रॉस इसमें कितना करंट जा रहा है ये पता होना चाहिए था, जिसको हमने I3 रखा है नाम, है ना। तो ये तभी पता हो सकता है जब इसके क्रॉस वोल्टेज पता हो, रेजिस्टेंस है तो करंट निकल जाएगा फट से। यानी यहाँ से निकलने वाला करंट जो है टोटल कितने एम्पियर है, आप कह सकते हो 4 एम्पियर है। कितना जी, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर किसका मान है, I3 का। इस ब्रांच से बहने वाले करंट का मान कितना है, 4 एम्पियर। तो बताइए IS नहीं पता चल जाएगा जब हमको अब KCL लगा देंगे इस नोड पे। इस नोड को मान लीजिए मैंने बोला P, इस नोड का नाम रख दिया क्या, P। तो बताइए यहाँ IS कितना होगा, तो हम कहेंगे ये तीनों करंट का सम, तो अब तीनों तीसरा करंट निकल ही गया। तो आप क्या कह सकते हो, IS बराबर जो होगा 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा जी, 4 2 6 7 एम्पियर। टोटल करंट कितना जाएगा, 7 एम्पियर इज योर राइट आंसर। 7 एम्पियर, 7 एम्पियर इज योर राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं है। KCL केवल तो बोलता हूँ कि कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक थॉट्स होते हैं इसके अंदर, आप पढ़ चुके होते हो। अच्छा, एक मेथड तो हमने ये बता दिया कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर करके आप निकाल सकते हो। क्या दूसरा मेथड और भी सोल्व करने का है क्या, सेकेंड मेथड हमने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया उसमें हमारे पास एक और मेथड है जो है सेकेंड मेथड। अब हम इसको उससे चाहते हैं बनाने के लिए, सेकेंड मेथड से, कि ये और दूसरा कैसे बन सकता था। ये और दूसरे तरीके से IS निकालने के लिए कैसे सेकेंड मेथड का यूज कर सकता था मैं। फाइंड, सेकेंड मेथड एक और यूज कर रहा, फाइंड IS, टोटल करंट इस सर्किट का कैसे निकलता। देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक जो वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है कितने का, 20 वोल्ट का, कितना का, 20 वोल्ट का। अब समझिएगा जब 20 वोल्ट का दिया हुआ है और ये तो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस ये यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यहाँ जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, क्या इसको एक में बदल नहीं सकता हूँ क्या। जो इतना रेजिस्टेंस है क्या इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जानता हूँ कि नहीं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जानते हैं तो इसको एक में करिए। क्या है, 20 10 5, 20 10 5 पैरेलल में है। तो या तो फॉर्मूला लगाने वाला बंदा क्या करेगा, ऐसे लगाने के लिए बैठ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लगाने वाला ये भी लगाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत टाइम खाएगा हमारा। प्रोसेस से अगर जाना है तो ऐसे प्रोसेस से आप बनाएंगे। R इक्विवेलेंट जैसे कि कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाइए 1/R इक्विवेलेंट, समझिएगा 1/R 5 है प्लस 1/ दूसरा रेजिस्टेंस 10 है प्लस 1/ कितना है 20 है। ऐसे भी R इक्विवेलेंट तो निकलेगा। ये देखिए कितना होगा, यहाँ पे 20 लेता हूँ तो क्या हो गया, 4 प्लस 2 प्लस 1,
कितना हो जाएगा जी, 4 2 6 1 7, 7/20। ये क्या हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट, है ना, 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा जी, कई बार बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही निकाल के ले लेते हैं, यार उलटना भी पड़ता होता है, फाइनली लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। बच्चे ऐसे ही लेके चल जाते हैं, कई बार याद नहीं रहता, वो कंफ्यूज, एक बच्चा किया भी था, हमको भेजा भी था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही आर इक्विवेलेंट ऐसे उठा के लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको पलटना पड़ेगा फाइनली जब इस प्रोसेस से निकालते हो। तो कितना होगा आपको 20/7 ओम, 20/7 ओम, क्या दिख रहा है ना, 20/7 ओम। चलिए, तो टोटल का इक्विवेलेंट कितना निकला, 20/7 ओम। तो इतना को एक लिख सकता हूँ क्या, जिसका मान होगा 20/7 ओम, 20/7 ओम। अब बताइए करंट नहीं निकलेगा, पैरेलल में वोल्टेज कितना होता है ओम्स लॉ से, जितना ये होता है पैरेलल में उतना ही है। तो ये वोल्टेज लेकर भागा दीजिए या इसी का वोल्टेज भागा दीजिए, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ से करंट कितना निकल जाएगा, यानी इस ब्रांच में जाने वाला करंट IS ही तो है, इस ब्रांच में जाने वाला करंट IS ही तो था। यही तीनों टोटल मिलके एक किया हूँ, यही तीनों को टोटल मिला के एक किया हूँ ना, और वो जितना जा रहा है यहाँ से जा रहा है वही तीनों में जा रहा है। तो बताइए IS अगर आपको निकालना है तो इसमें वोल्टेज कितना, वो 20 बटा रेजिस्टेंस कितना है 20। अब 7 कहाँ गया ऊपर, तो ये कट गया, तब भी कितना निकला जी 7 एम्पियर। क्लियर है। तो कई मेथड लगा सकते हैं, बस आपकी कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, फटाफट जो दिमाग में आए फटाफट लगाओ, काम खत्म, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और मैं मेथड बताऊंगा आपको कि रेजिस्टेंस निकालने का, ये मेथड हमने नहीं बताया, हमने बोला कि कई बार ये तो बेसिक प्रोसेस है, एग्जाम में लिखने के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, लेकिन एक ट्रिक मैंने बताया था कि जब 5 10 15 20 25 30 40 ऐसे डाटा हो, 50 ऐसे डाटा हो, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट निकालने का एक फंडा ट्रिक क्या बताया था मैं, आज सीखिए। देखिए, पहले मैं बता रखा हूं, रेजिस्टेंस का कई लेक्चर हमने कराया है, तो आज देखिए कैसा होता है। हमने बोला था कि 100 पर आने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो आप कहोगे इसको गुना करना पड़ेगा 100 पूरा करने के लिए 20, इसको 100 पूरा करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, आप कहोगे 10, इसको 100 पूरा करने के लिए कितना गुना करेगा, आप कहोगे 5। हमने बोला था जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो क्या करना, आप जो भी डाटा निकलेगा, ये डाटा जो भी निकल रहा है ना, उसको 100 में भागा दे देना, 100 में भागा दे दीजिए, कितना 20 + 10 + 5, कितना से 20 + 10 + 5, तो देखिए कितना हो गया 100 बटा 20 10 30 5 35, कितना हो गया 100 बटा 35, कितना हो गया जी 100 बटा 35 35। क्लियर, 100 बटा 35 हो गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 5 से काटिए, 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100, कितना हो गया 20/7, 20/7। ये भी तो निकालने का हमने ट्रिक बताया था। ये क्या है, एक ट्रिक था, ट्रिकी मेथड था हमारा, क्या था, ट्रिकी मेथड। कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाता है, ट्रिक्स है ये, है ना। कि कहीं पे पैरेलल में अगर इस टाइप का वैल्यू दो जो सीधे 100 से गुना हो जाए, पता चल जाए, तो सीधे ट्रिक अपनाइए, कितना को गुना करेंगे 100 होगा, और उसके बाद सब वैल्यू को जोड़ लीजिए, उसको 100 में से भागा दे दीजिए उस वैल्यू को, देखिए तुरंत रेजिस्टेंस निकल गया ना। इतना नहीं करना होगा तो रेजिस्टेंस ऐसे भी निकाला जा सकता है। क्लियर, अगर ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इतना का ये आ गया, तो ये रेजिस्टेंस देखिए अब भी वही आया, करंट निकल जाएगी ना, IS निकालने का ये भी एक तरीका है। तो कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हमने ये मेरा हमेशा टारगेट ये होता है, एनालाइज कीजिए चीज़ों को, फटाफट चीज़ें दिमाग में आएगा कि एक ही मेथड नहीं हो सकते, मल्टीपल वे हो सकते, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हम आगे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, क्योंकि अब हमको नेक्स्ट KVL देखना है। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछ देता है, लेकिन बहुत सारा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम इतना जाएंगे कि एक्चुअली ये सर थ्योरम कहाँ वैलिड होता है। चलिए उस चीज को एक बार देख लेते हैं। ओके, ये कहाँ का देखिए KCL कहाँ लगता है, इसे मोस्टली हर प्लेस पे लगता है, बस कुछ जगह को छोड़ के। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ये देखने वाले हैं, KCL इज एप्लीकेबल। KCL कहाँ एप्लीकेबल होता है, देखिएगा, KCL इज वैलिड फॉर, कहाँ वैलिड होता है, इट इज एप्लीकेबल इन लम्प्ड सर्किट, LUMPD। लम्प्ड सर्किट का मतलब क्या होता है, जितने भी फिजिकल और क्लोज सर्किट होंगे वो लम्प्ड सर्किट में होता है। जैसे कि आपके घरों में कोई सर्किट है ना, तो जैसे वायर के थ्रू जा रहा है, जैसे ये सर्किट बना है तो टोटल सर्किट फिजिकल है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये सोर्स है, तो फिजिकली सब टच है, सब कनेक्शन में है, तो ये एक फिजिकल सर्किट है ना। फिजिकल सर्किट एक तरीके से है, तो इसको बोला जाता है लम्प्ड सर्किट, है ना। लेकिन कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जो लम्प्ड नहीं होते, जो कौन नहीं होते हम आपको बताएंगे। तो फिजिकल सर्किट जितना जो एग्जिस्ट करता है, सर्किट आपका जो भी एग्जिस्ट करता है वो कहलाता है फिजिकल सर्किट, उसी को बोलते हैं लम्प्ड सर्किट। उसी को क्या बोलते हैं जी, लम्प्ड सर्किट। ये चीज हमको हमेशा आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, लम्प्ड सर्किट में। बाकी बहुत डेप्थ में जाएंगे, कंपटीशन की क्लासेस में हम देखेंगे वो सब चीजों को। नेक्स्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। केसीएल कहता है कि हम कहीं भी लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सर्किट का नेचर लीनियर है कि नॉन लीनियर है। जैसे रेजिस्टेंस लीनियर है, कैपेसिटर लीनियर है, इंडक्टर लीनियर है, और बीजेटी जो सेमीकंडक्टर से बनता है वो नॉन लीनियर होता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस का बनता है वो नॉन लीनियर होता है। तो ये कहता है हम हर जगह लग जाएंगे, कहता है हम हर जगह लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट नेचर के एलिमेंट के किस नेचर का इस पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह लग जाता है, ठीक है। थर्ड वन पॉइंट कह रहा है इट ओबे द चार्ज कंजर्वेशन रूल, चार्ज लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन रूल। इसका क्या मतलब है, तो देखिए लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन का रूल का मतलब होता है जितना चार्ज आया उतना ही जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब टोटल चार्ज हमेशा रिजर्व होता है। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज रिजर्व होता है। समझिएगा, यहाँ इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज दैट हमने केसीएल में क्या कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जितना करंट आया, अगर यहाँ पे 3 एम्पियर आया तो यहाँ अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ कितना जाएगा, 1 एम्पियर। किसके अकॉर्डिंग इस नोड पे लगा, ये केसीएल के अकॉर्डिंग ही तो कह रहा है कि 3 आ रहा है तो इधर 2 जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, 1। तो लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन को भी फॉलो किया कि नहीं। देखिए करंट क्या है जी, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, करंट क्या है, चार्ज ही तो है, क्यू करंट क्या एक तरीके से चार्ज है। अगर कोई कह रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड गुजर रहा है यहाँ से, 10 करंट ही तो है, फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा क्या करंट है। तो समझिएगा वो बात अलग है, समझ लीजिएगा। करंट का डायरेक्शन इधर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा उसके उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमेशा उल्टा होता है। लेकिन समझिएगा एक तरीका से चार्ज, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3 एम्पियर करंट है, या फिर इसके ये करंट क्या है, एक तरीके से चार्ज ही तो है। चार्ज पर सेकंड जितना फ्लो कर रहा है, चार्ज जितना पर सेकंड जितना फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ से मैं कह रहा हूँ 10 है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 7, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कितना फ्लो करेगा जी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करेगा। एक तरीके से क्या हो गया, चार्ज कंजर्व है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 चार्ज यहाँ आया है तो अगर 7 इधर गया तो 3 इधर गया, तो टोटल यहाँ भी मिला कितना हो गया 10, और आ कितना रहा था 10। तो 10 चार्ज आ रहा था 10 ही जा रहा है, 10 चार्ज आ रहा था और क्या हो गया 10 ही जा रहा है। क्लियर है। तो जो फ्लो ऑफ करंट है वही तो हमारा क्या है, चार्ज है। जो फ्लो ऑफ करंट है वही तो चार्ज है, चार्ज का फ्लो ही तो हमारा क्या है, करंट है। तो किस क्लियर है, चार्ज कंजर्व हुआ। जिस तरीके से करंट जितना आया उतना ही जा रहा है तो करंट हमारा कंजर्व है एक तरीके से। तो इसी को तो करंट कंजर्वेशन रूल तो कुछ होता ही नहीं, हमारा होता है चार्ज कंजर्वेशन रूल। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स आया, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज क्या होगा, आगे फॉरवर्ड होगा। इसी को बोलते हैं क्या हो गया, इसी को बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन रूल को ये ओबे करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और इधर 50 चला गया, इधर 25 चला गया, 25 हवा में उड़ गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा चार्ज कंजर्वेशन रूल ओबे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। ये पॉइंट कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है तो ये आप डायरेक्ट दिमाग में रखना। बाकी ये चीजें बहुत इफेक्टिव होता है कि जब कंपटीशन में जाओगे तो चीजें समझना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट किस तरीके से होता है। ये होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ये होता है ट्रांसमिशन लाइन में। आप देखोगे ना 3 कंडक्टर जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन कभी देखे होगे तो देखना 3 कंडक्टर जा रहा है। इस कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव नेचर भी होता है, लेकिन ये दोनों तार आपस में दूरी होते हैं, दोनों तार में कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप पावर सिस्टम पढ़ोगे ना तो आप देखना इन दोनों के बीच हमेशा एक कैपेसिटेंस इफेक्ट डालते हैं। क्या डालते हैं, कैपेसिटेंस इफेक्ट। अब देखिए जब कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है तो इससे होकर थोड़ा करंट भी लीक करता है, करंट भी लीक कर जाता है। आप हमने कैपेसिटर भी बताया, कैपेसिटर क्या होता है, 2 पैरेलल प्लेट के फॉर्मेशन होता है कैपेसिटर का। 2 पैरेलल प्लेट में वोल्टेज अगर डिफरेंस हो तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही 2 वायर हैं, 2 वायर में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन दूरी है और हवा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है, दूरी है और हवा क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर देता है, और कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है तो करंट फ्लो कर जाएगा। लीकेज करंट ही फ्लो करे तो करंट फ्लो कर गया। तो सोचिए यहां से अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा था, यहां 9.9 चला गया, लेकिन 0.9 तो यहां चला गया। लेकिन क्या हुआ, कोई फिजिकल सर्किट था क्या, यहां कैपेसिटर कोई लगा हुआ था क्या, नहीं। लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं यहां से लीकेज करंट जा रहा है। लीकेज करंट तभी जा सकता है जब वहां पे कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो समझिए क्या हो गया, चीजें समझिए। फिजिकल सर्किट था नहीं, फिजिकल सर्किट था नहीं, यहां कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं था,
फिजिकल सर्किट तो बस एक कंडक्टर है, लेकिन यहाँ कैपेसिटर का फॉर्मेशन एक इमेजिनरी कैपेसिटर हो गया कि नहीं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट बोला जाता है। इस टाइप का क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते केसीएल कि यहाँ केसीएल तो कहाँ कब लगेगा, यहाँ केसीएल तो इतना लगेगा कि 10 आ रहा है तो हम सोचेंगे 10 ही जा रहा होगा, 10 आ रहा है तो 10 ही जा रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट एप्लीकेबल हो जाता है और लीकेज करंट कुछ चला जाता है इधर, तो क्या होता है 10 आया और 0.99 ही गया, तो यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा केसीएल वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं वैलिड होता, क्योंकि इमेजिनरी कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये सर्किट इंप्लीमेंट नहीं होता। तो ध्यान रखें केसीएल और सिर्फ कहाँ नहीं लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट के अंदर। बाकी केसीएल हर जगह वैलिड होता है। बाकी आप कंपटीशन में जाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे KVL। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।